लड़की की जिद पूरे समाज की तस्वीर बदल देती है। गुजरात की एक साधारण सी लड़की निशा कुमारी ने अपनी जिद, जुनून और जज्बे से वो कर दिखाया है जो असाधारण कहलाता है। माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराने से लेकर लंदन तक की कठिन साइकिल यात्रा, और अब वो नया सपना देख रही हैं, हर महिला सुरक्षित हो और हर पेड़ जिंदा रहे। इंदौर में स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश के रूबरू कार्यक्रम में पत्रकारों से बात करते हुए गुजरात की वडोदरा निवासी निशा कुमारी ने अपनी कहानी साझा की। भारत की उस बेटी से जिसने अपनी उंगलियां खोने के बाद भी अपनी हिम्मत नहीं खोई। एवरेस्ट से लेकर लंदन तक की थकाऊ यात्रा के बाद अब निशा कुमारी तैयार है अपने देश और समाज के लिए कुछ नया करने को। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक आदर्श है, नारी शक्ति का, प्रकृति प्रेम का और संघर्ष से सफलता तक की यात्रा का। पूर्व एनसीसी एयरविंग कैडेट निशा ने बताया कि कैसे 7 साल की कठोर साधना के बाद उन्होंने 17 मई 2023 को माउंट एवरेस्ट पर भारत का तिरंगा फहराया। लेकिन यह चढ़ाई सिर्फ ऊंचाई की नहीं थी, यह एक बलिदान और धैर्य की परीक्षा थी। एवरेस्ट से लौटते समय उन्हें फ्रॉस्ट बाइट नामक खतरनाक बीमारी ने जकड़ लिया, जिसके चलते उनके दोनों हाथों की 9 उंगलियों के नाखून और ऊपरी हिस्से काटने पड़े। काठमांडू से दिल्ली फिर मुंबई तक इलाज चला, मगर निशा ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि शरीर से कुछ हिस्सा चला गया, पर आत्मा तो पूरी है ना। और उस पे से मुझे लोगों को पासिंग देनी है, तो मैं पाँव की मूवमेंट्स फिंगर्स की कर सकती हूँ, लेकिन हाथों की नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे रोप को पकड़ के एक ही जगह पे खड़े रहना है जब तक सब लोग निकल नहीं जाते। तो 2.5 घंटे एक जगह पे बैलेंस करना, और उस ड्यूरेशन में एकदम से वेदर इतना खराब होना कि 40-45 किलोमीटर पर आवर की विंड चलने लगे, और उसमें हमें अपने आप को बैलेंस करना है। तो वो मोमेंट था जब मैं 2.5 घंटे खड़ी रही तो मेरी फिंगर्स फ्रीज हो गई। उस मोमेंट में मुझे नहीं पता लगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्योंकि सिर्फ वो सुन्न हो गए थे, हाथ एकदम ऐसे सुन्न हो गए थे, फील नहीं हो रहे थे मुझे फिंगर्स। जैसे जैसे डिसेंड करना शुरू किया, जब सब लोग निकल गए, जैसे जैसे मैं कैंप 4 पे आई तो मुझे थोड़ा सा इचिंग जैसा होने लगा, और मुझे वहाँ से कैंप 4 से ही माउंट लोथ से वर्ल्ड की 4th हाईएस्ट पीक भी क्लाइंब करनी थी ट्रेवर्स वे में। लेकिन वेदर खराब था, एक दिन वहाँ पे रुकना पड़ता, तो वो रुकने की जगह, क्योंकि कैंप 4 7,900 मीटर की हाइट पे है, उतनी हाइट पे हम एक एक सांस के साथ अपनी बॉडी की एनर्जी लूज करते हैं। उससे अच्छा मैंने डिसाइड किया कि कैंप 4 पे रुकने से अच्छा है कैंप 2 आए, वहाँ पे एनर्जी ले और एक दिन रुक के फिर वापस ऊपर जाए। तो कैंप 4 से जब मैं नीचे आई कैंप 2 पे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया, फिंगर्स में पेन हल्का सा होना शुरू हुआ। मैंने मेरे गाइड को बताया कि गाइड मुझे हाथों में पेन हो रहा है। फिर ग्लव्स निकाला, ग्लव्स निकाल के देखा तो थोड़ा स्लाइट रेडनेस फिंगर्स में आ गई थी उस टाइम तक। और वहाँ से डिसाइड किया कि अब वापस ऊपर नहीं जाना है। अगर हम लोग अच्छे रहेंगे तो हम दोबारा माउंटेन्स में जा सकते हैं, दोबारा क्लाइंब कर सकते हैं। तो वहाँ से डिसाइड किया कि बेस कैंप की तरफ वापस नीचे जाते हैं। कैंप 2 से बेस कैंप आए, बेस कैंप से वापस वहाँ से फ्लाई करके हेलीकॉप्टर से लुकला, और लुकला 4 घंटे का इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि मौसम ख़राब होने की वजह से कोई हेलीकॉप्टर और कोई फ्लाइट वहाँ पे चल नहीं रही थी। लुकला से 4 घंटे वेट करने के बाद काठमांडू से मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ था। लेकिन जब तक मैं काठमांडू पहुँची तो मेरे फिंगर से बहुत मोटे मोटे ब्लिस्टर्स हो गए। फिर भी डॉक्टर्स को एक होप था कि ये रिकवर हो जाएगा, पर जो इसकी थेरेपी है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, वो नेपाल में नहीं है। और नेपाल में जो इसका ट्रीटमेंट है वो मेडिसिन जो है इलोब्लास्ट, वो लोग इम्पोर्ट करते हैं। स्कूल के बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए मोटिवेट करूँ, जो स्पेशली गांव में पेरेंट्स ज़्यादा नहीं बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए मोटिवेट करते, तो वहाँ पे जब जाती थी रेगुलरली, तो एक दिन एक प्रिंसिपल सर जो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने स्पोर्ट्स की फील्ड में क्या अचीव किया है जो आप बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। बट उस समय तक मैंने स्पोर्ट्स की फील्ड में कुछ अचीव नहीं किया था। ट्रैकिंग करती थी, करवाती थी, एज अ लीडर मैं खुद जाती थी, लेकिन ट्रैकिंग और
स्पोर्ट्स के लिए स्टेट लेवल पे मैंने एथलेटिक्स खेला था, लेकिन उससे ज़्यादा नेशनल लेवल कुछ नहीं किया था। उस समय दिमाग में आया कि अब दोबारा कोई मेरे से ये क्वेश्चन ना पूछ पाए, एक अच्छा कोर्स लेके अगर कोई काम कर रहा है और उस पर भी अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो दोबारा ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि मैंने स्पोर्ट्स की फील्ड में क्या अचीव किया है। तो कुछ बड़ा हासिल करना है, उसके बाद दोबारा हम उस फील्ड में उतरेंगे। तो जब उस समय से सोचना शुरू किया था कि क्या कर सकते हैं, नीलेश सर से डिस्कशन किया और फाइनल जो सॉल्यूशन हमने निकाला कि माउंट एवरेस्ट जो है वो फतेह करना है। उसके बाद दोबारा इस फील्ड में उतरेंगे, जो बच्चों को सिखाना है और बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए स्किल्स, जो स्पोर्ट्स में स्किल्स हैं बच्चों में, और बिकॉज ऑफ सम रीजंस, पैसे की वजह से, फाइनेंस की वजह से जो आगे नहीं बढ़ पाते उनको आगे बढ़ाना है। बेस कैंप तक जाते हैं, या जिन लोगों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता माउंट एवरेस्ट क्या है क्या नहीं है, उसमें ऐसी कठिनाइयाँ भी आती है कई बार जो कि हम लोग अंदर से खुद से जूझ जाते हैं। वैसी प्रॉब्लम जैसे डेड बॉडी अपने सामने आए और उसको लांग के आगे बढ़ना हो, तो अपना खुद अंदर से एक बार जूझ जाते हैं। मैं खुद, जब मेरा जो ड्रीम है वो मेरे से ओनली 100 मीटर्स ऊपर है, मुझे सामने दिख रहा है कि वो टॉप है, वहाँ तक मुझे पहुँचना है, और पूरी रात अंधेरे में सफ़र करने के बाद जब सुबह उजाला होता है और सूरज उदय होने का टाइम है, मैं टॉप पे पहुंचने वाली हूँ और अचानक से सामने एक डेड बॉडी हो। दूर से वो लगता नहीं है कि वो डेड बॉडी है, दूर से यही लगता है कि एक कोई इंसान बैठ के रेस्ट कर रहा है, उसकी आंखें एकदम खुली वैसी की वैसी, पूरा शरीर वैसा का वैसा। और जब पास जाते तो पता लगता है कि वो डेड बॉडी है और उसको हमें लांग के आगे बढ़ना है। मैं 2 मिनट तक पूरी फ्रीज हो गई थी और अंदर से पूरी कांप गई थी कि ये क्या है। बहुत माउंटेन्स क्लाइंब किए थे, लेकिन लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि डेड बॉडी को क्रॉस करके जाना पड़ रहा है। तो उसके बाद दिमाग में वही चीज़ आई कि मुझे किसी ने ये सवाल पूछा था, और जब तक आप सक्सेस, मतलब आपने जो ड्रीम देखा उसके पीक पे नहीं पहुंच जाते, तब तक अगर आप 5 मीटर से भी रह जाते हो ना, तो कोई उसको काउंट नहीं करता है। तो मैं वो सोच के आगे बढ़ी और तिरंगा लहराया। अभी आपने जो सवाल पूछा कि जब मैं वापस उतर रही थी, तो मैंने सुबह 6:05 पे सबमिट कर लिया था अपना फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने के बाद। जब मैं वापस नीचे उतर रही थी तो बाकी के जो क्लाइंबर्स थे वो उस टाइम पे क्लाइंब कर रहे थे। मैं अर्ली कर लिया था, उस टाइम ऊपर कोई भी नहीं था। हमारे रूल्स में ये आता है कि जो ऊपर जा रहा है उसको प्रायोरिटी देनी है और जो नीचे आ रहा है उसको रुक जाना है। मैं नीचे आ रही थी, वो लोग ऊपर जा रहे थे, तो मुझे उनको प्रायोरिटी देने के लिए एक ही जगह पे 2.5 घंटे खड़े रहना पड़ा। और वो जगह भी ऐसी है, हिलेरी स्टेप, जिसमें दोनों तरफ हम लोग अपने दोनों पाँव पैरेलली रख के भी खड़े नहीं हो सकते, हमें पाँव आगे पीछे रख के ही खड़ा होना पड़ेगा और उसी में अपनी बॉडी को बैलेंस करना है। 8th हाईएस्ट पीक है, जिसको मैं जब क्लाइंब करने जा रही थी माउंट एवरेस्ट से पहले 2022 अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर जो उसका सीज़न होता है उसमें, तो 7000 मीटर से ऊपर की हाइट पे मैं थी। और वहाँ पे मेरे जो साथ वाले कलीग्स थे वो मेरे साथ क्लाइंब कर रहे थे, लेकिन वो मेरे से थोड़ा सा आगे थे। एवलांच आने की वजह से सब लोग एवलांच में दब गए, हम थोड़ा पीछे थे तो हम लोग बच गए। हम लोगों ने उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन मुश्किल से 2 लोगों को बचा पाए, बाकी सब लोग एवलांच में दब के उनकी डेथ हो गई। और वही सेम टाइम 4 अक्टूबर 2022 को इंडिया में उत्तराखंड में एवलांच आया था, और जो ट्रेनिंग ले रहे थे 29 टीचर और स्टूडेंट्स, वो लोग एवलांच में दब के 29 की डेथ हो गई थी। उस टाइम पे नीलेश सर उत्तराखंड में थे और उनके पास रेस्क्यू के लिए भी कॉल आया था कि रेस्क्यू के लिए ऐसे जाना पड़ेगा, लेकिन वो लोग इतना हाइट, मतलब उत्तरकाशी से जहाँ पे कोई व्हीकल या कुछ नहीं जाता, वैसे 3 दिन के अगर हम चल के जाएं तो 3 दिन के रास्ते इतना आगे थे कि 3 दिन चल के जाना पड़े।
जब तक वहाँ लोग पहुँचे तो वहाँ पे सबकी डेथ हो चुकी थी। तो ये सब हो रहा था ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग की एमएस यूनिवर्सिटी वडोदरा में एक एडवेंचर इवेंट के दौरान कोच नीलेश बारोट से उनकी मुलाकात हुई और वहीं से शुरू हुआ यह असंभव जैसा सफर। कोरोना काल में जहां सभी साथी पीछे हट गए, निशा रोजाना साइकिल चलाकर और दौड़कर अपना अभ्यास जारी रखती रही। एवरेस्ट फतेह के बाद उन्होंने एक और सपना देखा, भारत से लंदन तक साइकिल यात्रा। किसी ने कहा नामुमकिन है, किसी ने हंसकर टाल दिया, मगर जनवरी 2025 में जब निशा ने 16,888 किलोमीटर का सफर पूरा किया तो पूरी दुनिया ने सिर झुकाकर सलाम किया। 16 देशों से होकर गुजरते हुए उन्होंने अलग अलग संस्कृतियों का अनुभव किया। चीन में पर्यावरण व्यवस्था से प्रभावित हुई, रूस और किर्गिस्तान में मिले हिंदी बोलने वाले युवाओं से भावनात्मक जुड़ाव, और इस पूरी यात्रा के दौरान वे हजारों पौधे रोपती रही, हर एक कदम पर प्रकृति से जुड़ती हुई। मगर सबसे बड़ी चुनौती बनी शाकाहार में जिंदा रहना। वहां ना सत्तू था, ना मूंग, ना चना। फिर भी उन्होंने भारत से ले जाए गए सूखे भोजन और फलों सलाद से खुद को संभाला। गूगल मैप्स की अनुपलब्धता, विभिन्न देशों में अलग अलग ऐप्स और भाषा की दिक्कत, ये सब रोज की चुनौती थी। उनके कोच बारोट ने बताया कि एवरेस्ट मिशन और साइकिल यात्रा पर करीब 1 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिसमें गुजरात पुलिस, समाज सेवियों और आमजनों का सहयोग रहा। अब जब दोनों सपने पूरे हो गए हैं, निशा का अगला मिशन है महिलाओं की सुरक्षा और पर्यावरण की रक्षा के लिए देश भर में जागरूकता फैलाना। इसके लिए उन्होंने उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया और कहा कि अब मेरे जीवन का उद्देश्य सिर्फ खुद की ऊंचाई नहीं, बल्कि समाज की ऊंचाई है। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।